जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज लेकर आए हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर था, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, रेनियल सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कैसे सेल पोटेंशियल निकाला जाता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट जो है वो सेल के कंडक्टिविटी और उसके अंदर किस तरीके से करंट फ्लो होता है, किस तरीके से उसका कंडक्टिविटी वेरिएशन वेरी करता है, उसको अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, हम कॉन्सेंट्रेट करें तो किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं, और कैसे इन सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। तो थोड़े से न्यूमेरिकल, थोड़ी सी थ्योरी, दोनों का कॉम्बो। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा है सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी का। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे फिजिक्स की है, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स आपने पढ़ाई होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। तो वहां से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज केमिस्ट्री की ऐड की गई है। तो काफी फेमिलियर सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने ये देखा कि केमिस्ट्री के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और डेनियल सेल का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और जो केमिकल कंडक्टेंस होता है, इनमें डिफरेंस ही क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन एमपी बोर्ड में काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, इट इज ओनली द बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, कि जो भी मेटल है, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, जब उनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, उसके कारण वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटल के थ्रू जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल या मेटेलिक कंडक्टेंस। एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द स्ट्रक्चर जो है रैंडमली ऐसा मूव करते हैं। जब हम यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसी को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ करंट। तो एक करंट तो बैटरी के थ्रू फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है इनसाइड द कंडक्टर, इट इज अपोजिट टू द करंट ऑफ बैटरी। बैटरी का जो करंट है उसके डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो करंट के अपोजिट होता है। तो कौन सा करंट, बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के अपोजिट कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इन अ मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है करंट फ्लो होता है। The electronic conductance depends on first the nature and structure of the metal. हमें अच्छे से पता है कि मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड होता है। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम आपने पढ़ा हो तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मेटल्स के अंदर होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, उसी के कारण क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको मैं लेके नहीं जाऊंगा, ये आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द मेटल। हमें पता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर मेटल में डिफरेंट होते हैं। इसलिए पहला पॉइंट जो डिपेंडेंसी का है वो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। सेकेंड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो अभी मैंने बताया कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। टेम्परेचर, it decreases with increase of temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में
रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। As the electrons enter at one end and go out through the other end, the composition of metallic conductor remains unchanged। कि जैसे कि हमने एक वायर ले लिया और इस वायर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें और स्विच ऑन कर दें तो ऐसा नहीं होता, जैसे हमारे घरों में भी कॉपर वायर्स लगे होते हैं तो उनमें से करंट फ्लो होने के बाद ऐसा नहीं होता कि उन कॉपर वायर्स का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ये सिर्फ वायर्स क्या करते हैं, दे आर द पैसेज फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए केवल एक पैसेज, एक रास्ता है जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि उसको इस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू होके जाना है। पर जब करंट वहां पे फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने से उस पर्टिकुलर वायर के अंदर कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता। हाँ, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि एक्सेस सडनली वोल्टेज आता है तो वो वायर जल जाता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वो एक अलग कंडीशन है। बट नॉर्मली अगर करंट फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने से उस वायर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन के एंटर और बाहर निकलने से उस पर्टिकुलर मेटल के वायर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ये सब प्रॉपर्टीज किसकी कहलाती हैं? मेटेलिक कंडक्टर की या मेटेलिक कंडक्टेंस की। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। अब केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि जब उन सॉल्यूशंस को वाटर में डाला जाता है तो दे डिसोसिएट इनटू द आयंस, वो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद जब इन सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो ये आयंस इनसाइड द सॉल्यूशन जो है वो मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे Na+ और Cl- आयन है तो Cl- आयन बैटरी के पॉजिटिव की तरफ और Na+ बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो फिजिक्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट केमिस्ट्री में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इन आयंस के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो होने लगता है। अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयंस में डिसोसिएट ना हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली नहीं है। तो क्या बोलता है कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फर्निश देयर ऑन आयंस इन द सॉल्यूशन, कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, हेंस its conductivity also increases. The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. तो metallic conductance में conductivity because of the movement of electron, but in the case of ionic conductance or electrolytic conductance, this conductivity is because of the movement of ions. The conductivity of electrolytic solution depends on, पहला, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। फिर वही बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl, KCl, तो ये वाटर में डालते ही 100% आयनाइज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने में उसका डिसोसिएशन कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी कम होंगे, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। किस मीडियम में आपने आयनाइजेशन कराया है, पोलर मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम है, मीडियम जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, उसका फ्लूइड का नेचर कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर आयंस को सॉल्यूशन के अंदर मूव करना है, तो जो भी यहाँ पे मीडियम हम लेंगे
उस मीडियम पे भी ये बहुत डिपेंड करेगा। देन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। इसको ऐसे समझे कि अगर हमें पानी के ऊपर चलने के लिए कहा जाए और कीचड़ में चलने को कहा जाए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम पानी के अंदर चलते तो कुछ फोर्स लगता है हमारे ऊपर भी और हमको चलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। बट जितना आसानी से हम नॉर्मली चल लेते हैं, है ना, अर्थ पे चल लेते हैं, उसके मुकाबले पानी में चलना डिफिकल्ट है। पानी के मुकाबले अगर कीचड़ आ जाए तो वहां पे चलना और मुश्किल हो जाता है। तो विस्कस का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो गाढ़ा है या पतला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जो आयंस है, उन आयंस को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मूव करना है। तो हो सकता है वाटर के अंदर उन आयंस की जो मोबिलिटी है वो अच्छी हो, बट अगर हम कोई और सॉल्वेंट ले लें, जैसे ऑयल ले लें, तो ऑयल्स के अंदर उनका जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां अच्छा मोबिलिटी होगा वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और जहां पे मोबिलिटी आयंस का कम होगा वहां पे कंडक्टिविटी कम होगी। इसलिए द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने कहा कि जैसे जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना कंडक्टिविटी अच्छा होता है, वैसे ही जितने नंबर ऑफ आयंस इनसाइड द सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे उतना क्या होगा, कंडक्टिविटी अच्छा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब नंबर ऑफ आयंस इनसाइड द सॉल्यूशन इज मोर, तो कंडक्टिविटी विल बी मोर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेम्परेचर इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होती है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होती है, बट जो मेटेलिक कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कि जब इन सॉल्यूशंस में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पे यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस पढ़े हैं जिसके अंदर जब करंट फ्लो कराते थे तो यहाँ इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिशन होने लगता था। याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बनता है ZnSO4 प्लस Cu, तो कॉपर डिपॉजिट होने लगता है। डेनियल सेल में आपने देखा कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है उसका थिकनेस कम होने लगता है, कॉपर इलेक्ट्रोड का थिकनेस बढ़ने लगता है। तो ऑन पासिंग द करंट जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, उनके कंपोजिशन में क्या होने लगता है, चेंज होता है। पर वहां पे वायर में से जितना भी करंट फ्लो करा दें उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। तो दो मेजर डिफरेंस क्या हो गए, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटेलिक कंडक्टिविटी कम होती है पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेकंड, करंट फ्लो करने पे मेटल के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता पर इलेक्ट्रोलाइट के कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे, चलिए अब कुछ जनरल टर्म्स जो आपने पढ़ी हुई हैं। It is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solution. पहली टर्म है रेजिस्टेंस R, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। मेजर्ड यूनिट्स होती है ओम। SI यूनिट में इट विल बी kg मीटर स्क्वायर पर सीमेन क्यूब A स्क्वायर। We know very well कि resistance is directly proportional to the length upon area। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन किया जाता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है रो, जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू L बाय A, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू रो is called resistivity which is also known as specific resistance। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। यूनिट क्या होती है, अगर यूनिट निकालें तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R
इंटू ए बाय एल। आर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर और आर का यूनिट ओम। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या बन गया? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। एंड चूंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लेंथ नहीं लेते हैं हम, इसलिए यूनिट क्या यूज किया जाता है? ओम सेंटीमीटर। क्योंकि बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस में, छोटे डायमेंशंस के लिए कैलकुलेशन किया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ मीटर हम क्या ले लेते हैं? ओम सेंटीमीटर। तो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को अपोज करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कांस्टेंट होती है। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। क्लियर है? देन आता है कंडक्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इजी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कितना आसानी से चार्ज फ्लो हो रहा है वो चीज कंडक्टेंस कहलाती है। तो रेजिस्टेंस उसका अपोज करता है, कंडक्टेंस उसको बढ़ाता है। इट इज अ मेजर द इजी ऑफ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कितनी आसानी से कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो मेजरमेंट क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। एक्सप्रेस किया जाता है जी से, और ये इनवर्स होता है 1/r का। यूनिट की अगर बात कर ले तो जी इज इक्वल्स टू 1/ओम। 1/ओम को ओम इनवर्स लिखा जा सकता है। एक और यूनिट होता है मो, एक और यूनिट होता है सीमेन। तो सीमेन बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो कंडक्टेंस का यूनिट इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ये हो गया ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी कहा जाता है। ओम का उल्टा लिख दिया तो मोह बन गया, और इसको सीमेन भी कहा जाता है। और 1 सीमेन बराबर क्या होता है? 1 ओम इनवर्स। क्लियर है? सिंपल चीजें आपको पता है सारी। देन कंडक्टेंस के बाद आता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक चलिए रेजिस्टिविटी हम बात कर चुके हैं। वैसे रेजिस्टिविटी इट इज रो इनटू एल बाय ए, आर इज इक्वल्स टू। तो क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी? चलिए देखिए कि व्हेन लेंथ को हम यूनिट सेंटीमीटर ले लें, एरिया कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में आर किसके बराबर हो गया? रो के। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज यूनिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफर्ड करना कब? जब उसका लेंथ यूनिट हो और एरिया भी यूनिट हो। उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको क्या बोला है कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिसिटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर। कि हम क्यूब ले लें, तो ये दोनों अपोजिट फेसेस 1 सेंटीमीटर इसके एरिया है, और ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में 1 सेंटीमीटर क्यूब टोटल हो जाएगा वॉल्यूम। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपोजिट फेसेस, और ये उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर है उसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट हम पता ही कर चुके हैं, 1 ओम मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 ओम सेंटीमीटर। ठीक है? तो मोस्टली हम यूज कौन सा यूनिट करते हैं? ओम सेंटीमीटर। सिंपल चीजें हैं, आपको पता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, वैसे ही कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का अपोजिट। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है कप्पा। पप्पा नहीं, क्या बोला जाता है? कप्पा। बस ये एक चेंज है, फिजिक्स में इसको सिग्मा कहा जाता है कंडक्टिविटी को,
यहां पे क्या कहा जाता है, कप्पा। तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सेम डेफिनेशन है, बस कंडक्टेंस ले लिया तो कंडक्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टेंस ले लोगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है? तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी हमने देखा था कि ओम सेंटीमीटर, यूनिट क्या बन गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा विल बी इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं हम, सीमेन लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी। अब ये नई टर्म क्यों लेके आए, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। ऐसा हुआ बच्चों कि जब 3-4 स्टूडेंट्स ने अगर सॉल्यूशन बनाए, तो किसी ने 2 मोल बना लिया, किसी ने 3 मोल बना लिया, किसी ने 4 मोल बना लिया, तो सारे सॉल्यूशन NaCl के ही हैं। तो अगर NaCl की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है तो पता कैसे करें, क्योंकि सॉल्यूशन अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और नंबर ऑफ आयंस अगर अलग अलग होंगे तो फिर क्या होने वाला है, जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग आने वाली है। इसलिए क्या किया कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट बता दिया कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के थ्रू ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ताकि एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल सके। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बदला तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कहा गया अगली यूनिट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्व 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करने पे जो कंडक्टिविटी वो शो करता है वो क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। कि 1 मोल, जो कि हम बेसिकली केमिस्ट्री में हमेशा यूनिट्स पर मोल ही कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करने पे जो कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट है वही क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी पर मोल। लिखा जाता है इसको लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन मोलैरिटी एम। बुक्स में आप देखोगे तो यहाँ पे कप्पा अपॉन सी लिखा होता है कॉन्सेंट्रेशन, और मोलैरिटी तो हमें पता ही है यूनिटी मोल पर लीटर होता है। तो वेयर में एम इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो यूनिट क्या बन जाएगी उसकी, मोल पर लीटर। तो लैम्बडा एम बराबर क्या हो गया बच्चों, लैम्बडा एम बराबर कप्पा अपॉन मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर है, क्लियर है। यूनिट इसका याद रखेंगे, लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी ऑफ पर मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन एम इंटू 1000। क्लियर है, बढ़े आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। चलिए नेक्स्ट, अब आता है कि किस तरीके से जो आयनिक सॉल्यूशंस है उनका कंडक्टेंस मेजर किया जाता है। तो अगला पार्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन टू मेजर कंडक्टिविटी। और हमें अगर रेजिस्टेंस कैसे भी पता चल जाए, तो रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए तो L और A तो हमें पता होता है, तो रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी।
आर से कंडक्टेंस पता चल जाएगा, रो से कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो इफ एनी हाउ इफ वी आर पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो हम सारा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, दो प्रॉब्लम बेसिकली हमें फेस करना पड़ता है। अच्छा, रेजिस्टेंस मेजरमेंट अगर आपको याद हो तो फिजिक्स में रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज या विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि बैलेंसिंग कंडीशन में हो जाता है P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S, जहां पे एक रियोस्टेट होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और दो नोन रेजिस्टेंस होते हैं। तो बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग में गैल्वेनोमीटर की आर्म के अक्रॉस जो करंट है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होना जीरो हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाय S। तो फिर वहां से हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो एक सॉलिड मटेरियल होता है, हमने आपने रेजिस्टेंस देखा होगा, तो सिरेमिक का कोटिंग होता है वायर के ऊपर, तो उस रेजिस्टेंस पता चल जाता है। बट हमारे पास पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमें जिस पर्टिकुलर चीज का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो तो लिक्विड है। अब लिक्विड वाले पार्ट को हम यहां कैसे लगाएं, पहली समस्या से तो ये आ गई। और दूसरी समस्या ये कि अगर हम यहाँ पे डीसी करंट लगा दें तो डीसी करंट क्या करेगा, कंटिन्यूसली करंट फ्लो कराता जाएगा। और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर अगर करंट पास किया जाए तो उसके कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। कंपोजिशन अगर बदलता जाएगा तो वैल्यू बदलती जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर सकते हैं कि डीसी की जगह क्या लगा दें, एसी लगा दें, कि अल्टरनेटिंग करंट में अगर पॉजिटिव फेज आएगा तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेगेटिव में फिर से रिडक्शन हो जाएगा, तो वो चीज बैलेंस हो जाएगी। पर सॉल्यूशन वाले पार्ट को यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे लगाया जाए, है ना, ये सबसे बड़ा टास्क था। तो दो मेजर प्रॉब्लम थे, पहला पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसा मैंने कहा कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर होता है कि उसका कंपोजिशन बदलता है व्हेन वी पासिंग द करंट फ्रॉम इट। तो उस डीसी की जगह क्या लगा दे, हम एसी सप्लाई लगा दे, तो एसी सप्लाई लगाने से क्या होगा, वो चीज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और सेकंड, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। किसी सॉल्यूशन को ब्रिज में हम वैसे नहीं लगा सकते जैसे कि किसी मेटेलिक कंडक्टर को लगाया जा सकता है। द फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन एसी सोर्स ऑफ पावर। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर दिया, डीसी की जगह क्या लगा दिया, एसी लगा दिया। सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन्ड वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। दूसरे प्रॉब्लम के लिए क्या किया, हमने एक स्पेशल डिजाइन किया है सेल को जिसको क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी सेल। तो डीसी की जगह एसी लगा दिया और जिस भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या डिजाइन किया है, कंडक्टिविटी सेल। क्लियर है, बढ़े आगे। क्या होता है कंडक्टिविटी सेल, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कंडक्टिविटी सेल के कुछ टाइप है कि जिस भी सॉल्यूशन का हमें इलेक्ट्रोलाइट का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सॉल्यूशन को ये ग्लास का हमने ट्यूब बना लिया, यहां से पैक कर दिया, ये दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहां से ये कनेक्टिंग वायर लगा दिए। ये क्या होगा, कनेक्टिंग वायर्स। अब जिस भी सॉल्यूशन का हमें मेजर करना है उस सॉल्यूशन को इसके अंदर हम डाल दें तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, L, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है वो क्या होगा, A। तो देखो बन गया L बाय A का रेशियो, है ना। तो सॉल्यूशन किसके बीच में है, अगेन L और A के बीच में, मतलब वही वॉल्यूम, याद करो वॉल्यूम की बात हो रही थी। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L बाय A, ठीक है। तो L इंटू ए अगर कर देंगे तो क्या हो गया, वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली इतने वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन है उसका हम क्या निकालते हैं, कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी सेल। क्या कहा जाता है इसे, कंडक्टिविटी सेल। क्लियर है। अब ये जो रेशियो L बाय A है, इस रेशियो L बाय A को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल को बनाने में इन्हीं का यूज है।
कि कितने डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं और उन इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो इस रेशियो को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट L/A, और ये होता है G स्टार। डोंट कंफ्यूज G और G स्टार। G इज कंडक्टेंस, G स्टार इज सेल कांस्टेंट। G कंडक्टेंस होता है और G स्टार क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। क्लियर है? देखिए क्या बोल रहा है, conductivity cell, it consists of two platinum electrodes coated with platinum black. Finely divided metallic platinum is deposited on the electrodes electrochemically. These have area of cross section equal to A and are separated by distance L. The resistance of such a column of solution is the given by the equation R is equals to rho into L by A, या 1 upon kappa into L by A। इसको क्या लिख सकते हैं, रो को 1 अपॉन कप्पा इंटू L बाय A। क्लियर है? द क्वांटिटी L बाय A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। L बाय A को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ G स्टार। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसलिए डायमेंशन क्या हो गया, L इनवर्स। फिर से G इज इक्वल्स टू L बाय A, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो मीटर इनवर्स बन गया या लेंथ इनवर्स हो गया। क्लियर है? Hence the cell constant G star given by equation G star equal to L by A। अब हमें अच्छे से पता है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L बाय A। तो R अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, L बाय A। 1 अपॉन रो क्या होता है, कप्पा, तो क्या हो गया, R इंटू कप्पा विल बी इक्वल्स टू L बाय A। तो R इंटू कप्पा बराबर L बाय A बराबर सेल कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि G स्टार इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एरिया बराबर R इंटू कंडक्टिविटी। अब देखा यह जाता है कि एक बार जब आपने इस सेल को बना दिया है ना, इस सेल को एक बार बना दिया, तो सेल को बनाने के बाद आप सॉल्यूशन यहाँ पे कोई भी डालो फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब सॉल्यूशन मतलब फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस कि इसके लेंथ और एरिया में कोई चेंज नहीं आता। आप कोई भी सॉल्यूशन डालते जाओ, L बाय A बदलता नहीं है। क्लियर है? तो सेल कांस्टेंट नाम में ही क्या है, सेल कांस्टेंट। तो वंस द सेल इज डिजाइंड, एक बार अगर सेल बन जाए तो सेल बनने के बाद इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है? When the cell constant is determined, we can use it for measuring the resistance or conductivity of any solution। एक बार अगर सेल कांस्टेंट बन जाए तो फिर किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम उसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। नोट करते जाइएगा बच्चों, है ना। बढ़े आगे। चलिए, अब कैसे ये किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ाई है। The setup for the measurement of the resistance is nothing but the well known Wheatstone bridge। देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल हमने लगा दिया जिसका हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, क्योंकि इसी को वेरी कर करके हम नल कंडीशन लाएंगे। और ये क्या हो गए हमारे दो नॉन रेजिस्टेंस। तो जैसे ही नल कंडीशन आएगी, नल कंडीशन आने पे यहां पे सॉरी, यहां पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, R2 बराबर R1 R4 अपॉन R3। R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 R4 अपॉन R3। तो वही चीज है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4, a variable resistance R1 and the conductivity cell having the unknown resistance R2। The Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, जो पावर सप्लाई दे रहा है हमें, AC पावर सप्लाई दे रहा है।
पी सुटेबल डिटेक्टर, हेडफोन हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है। द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द डिटेक्टर। ब्रिज तब बैलेंस कहा जाएगा जब यहां से कोई करंट पास ना हो। क्लियर है? उस कंडीशन में क्या होगा, R2 बराबर R1 R4 अपॉन R3। तो R2 क्या है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस। तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हमें इन तीनों की वैल्यू पता होगी, तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, R2। और एक बार अगर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो फिर L बाय है हमें पता था, रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस सब कुछ पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या किया जाता है, अननोन सॉल्यूशन का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कैलकुलेट किया जाता है। बढ़े आगे। When the cell constant and the resistance of the solution in the cell are determined, the conductivity of solution is given by kappa is equals to cell constant by R। तो इस तरीके से उसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर है? आया समझ में? तो ये था हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए कुछ पीवाईक्यूज करते हैं फटाफट से। करिए पहला क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रिडिक्ट विथ रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन। ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन कौन करेगा। तो पहले वाले में किसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, बोल रहा है सिल्वर 8 30 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर 8 60 डिग्री सेल्सियस। देखो मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब कंडक्टर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा किसका हो गया, इसका। सेकंड 0.1 मोलर CH3COOH और 1 मोलर CH3COOH। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बात समझिएगा। 1 मोलर CH3COOH में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और 0.1 मोलर CH3COOH में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो देखा जाता है डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी बढ़ता है ना। तो ज्यादा कौन ऑफर करेगा, 0.1 मोलर। जस्ट मिनट, 0.1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 0.1 मोल पर लीटर, और 1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 मोल पर लीटर। तो ज्यादा आयंस यहाँ पे हैं, सॉरी ज्यादा आयंस यहाँ पे हैं, तो ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, यहाँ पे होगा। थर्ड KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस और KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये आ गया है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे ज्यादा कौन होगा, KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो मेटेलिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है, पर इलेक्ट्रोलिटिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, और नंबर ऑफ आयंस जहां ज्यादा होंगे वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए अगला, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 इंटू ये 10 की पावर 3 है। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लें। लेंथ हमें दे दिया है 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे दिया है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन हमें दे दिया है 0.05 मोलर KOH,
और रेजिस्टेंस दे दिया है 5 इंटू 10⁻³ ओम। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। चलिए रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले R इज इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल बाय ए। आर की जगह वैल्यू पुट कर दें 5 इंटू 10⁻³ रो निकालना है तो ए को ऊपर पहुंचा दें। तो एरिया कितना है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका यूनिट था ओम। लेंथ नीचे आ जाएगा तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया रो रेजिस्टिविटी। सेंटीमीटर से ये कट गया, एक जीरो से ये कैंसिल तो ये 100 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बन जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। ये आ गया रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी कप्पा विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 बाय रो 1 बाय 62.5 यूनिट क्या बन जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हटाया तो 10 आ गया, 5 से कट कर दे 5 2 सा 10 125 2 बाय 125 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसको हम 200 कर दें और यहाँ नीचे 100 कर दें तो इट विल बी 8/5 और 8/5 कितना हो जाएगा 8/5 इंटू 10⁻² 1.6 इंटू 10⁻² यूनिट सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो लेमड़ा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय 1000। कप्पा का यूनिट 1.6 10⁻² कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 इंटू 1000। यहाँ से इसको और ऊपर ले आए तो 2 0, यहाँ से नीचे लाए तो 1 0, 0 से 1 0 कैंसिल, -2 से कैंसिल हो गया तो 16/5 और ये -2 और 4 है तो 100, 5 से कर दें तो 20, तो इट विल बी 320 यूनिट सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। विदाउट यूनिट अगर आंसर लिखा तो आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है जो आप ही को करना पड़ेगा। थोड़ा सा बढ़े आगे। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम दिस डायमीटर दे दिया, लेंथ दे दिया है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या दे दिया हमें, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया C इज इक्वल्स टू 0.05। निकालना क्या है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए कप्पा पता होना चाहिए, कप्पा अपॉन C। तो सबसे पहले R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A। तो 1/रो विल बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/R इंटू L बाय A। 1/रो विल बी द कप्पा। R का वैल्यू है 4.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू लेंथ दिया है 45.5 सेंटीमीटर, डायामीटर है 1 सेंटीमीटर का, तो क्या होता है πr², 22/7। डायामीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो कप्पा बराबर क्या हो गया बेटा
कप्पा बराबर हो गया 1/4.55 इंटू 10⁻³ इंटू it will be 45.5 divided by 7/22 और 1/2 का स्क्वायर तो यहाँ पे इंटू 4। यहाँ से 100, यहाँ से आया तो नीचे 10, 455 से ये कैंसल, ये 10⁻³ से ये कैंसल, तो ऊपर कितना, कुछ नहीं, नीचे 10 बचा। तो कितना हो गया ये 4/22 इंटू 100, तो 4 से कट दिए तो 1/25, तो 1/550। यूनिट क्या बन गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्बडा एम बराबर होता है कप्पा अपॉन में सी। कप्पा का वैल्यू हो गया 1/550। सी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.05, यहां से हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। इसको लेके सॉल्व कर लें, जो भी आंसर आएगा इट विल बी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है? बढ़े आगे। बस न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बहुत टफ ऐसे कुछ आते नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole liter inverse KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole liter inverse is 520 ohm, calculate the conductivity, molar conductivity of this. चलिए, क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक आपके पास सेल है, कंडक्टिविटी सेल आपने बना रखा है। इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर पहले आपने क्या किया, 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन को डाला और उसका रेजिस्टेंस कितना आया 100 ओम। तो 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम। फिर इसमें से इसको हटा दिया और क्या करा, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन को डाला, उसका रेजिस्टेंस कितना है 520 ओम। तो आपको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। और हमें दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन इज 1.29 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी दे दी है। इसका कंडक्टिविटी दे दिया है 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें अच्छे से पता है कि जो सेल कांस्टेंट होता है G स्टार, वो बराबर होता है L/A के, और वो होता है R इंटू कप्पा के। और एक बार जब सेल कांस्टेंट बन जाए तो फिर उसको हम बदलते नहीं है। तो यहां से हम पहले क्या निकाल लें, सेल कांस्टेंट, तो रेशियो पता चल जाएगा L/A का। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.29 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये से तो ये कट गया, तो क्या बचा 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए R बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दे दिया इसके लिए 520, रो निकालना है, L/A सेम रहता है, तो इट विल बी 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें निकालना क्या है, इसका कंडक्टिविटी। तो 1/रो, तो इसको इधर ले जाए तो 1/रो बराबर क्या हो जाएगा 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 520,
और ये क्या हो जाएगा कप्पा 1.29 बाय 520 कितना होगा, करें इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। 1.29 बाय 520 कितना आया, 1.29 अपॉन 520 विल बी द पॉइंट 248, ये था ओम, तो इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? एक सेकेंड, अच्छा अरे यहाँ देखो गलती होगी ना, ये 100 ओम था तो ओम से ओम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स। वही मैं सोचूं क्या हो रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या बन गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 0.248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें और क्या निकालना है, बड़ा हो गया न्यूमेरिकल थोड़ा सा, हमें निकालना है अब लैम्बडा एम। तो लैम्बडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय 1000। कप्पा का वैल्यू कितना आया था अभी हमने देखा था 0.248, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है हमें 0.02 मोल पर लीटर। तो इट विल बी कितना हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सॉल्व कर लें इसको, 124, इसको हटाया इसको हटाया तो नीचे आ गया 1000, ऊपर चला गया 100, ये से ये कैंसिल, तो इट विल बी 124। थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए यूनिट का ध्यान रखिए, 0.248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, और यहाँ यूनिट क्या बन रहा है, देखिए थोड़ा सा यूनिट्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गप्पा अपॉन सी, ये आया था 0.248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां यूनिट क्या है कॉन्सेंट्रेशन का, 0.02 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मेजरिंग यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पे लीटर है, तो इसको भी आपको है ना लीटर को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है वो होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अब यहां पे ये तो सेंटीमीटर इनवर्स में है, ये क्या है 0.248 सीमेन अपॉन सेंटीमीटर। तो या तो इसको भी मीटर बदल ले या इसको बदल लें, तो वो बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 मीटर। तो यहां रख दो 0.248 सीमेन 1 अपॉन 100 मीटर, क्या बन गया 1 अपॉन 100 मीटर।
तो यूनिट क्या बन गई, ये ऊपर चला गया, तो 0.248 इंटू 100 इट इज सीमेन मीटर इनवर्स। अब ये भी मीटर इनवर्स और हमारा यहाँ भी क्या है, मीटर में। तो अब क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर था, तो लीटर की जगह क्या रख देंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। क्लियर है? अरे क्लियर है, आया इतना समझ में? तो क्या बन गया, 0.248 इंटू 100 अपॉन में 0.02, ये सीमेन मीटर इनवर्स, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, और यहां क्या बच गया, मोल इंटू 1000। बस इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। तो यहां से इसको हटाया तो नीचे एक 10 बचेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 124 इंटू 10 की पावर 4 सीमेन मीटर इनवर्स मीटर क्यूब। तो थोड़ा सा यूनिट्स का आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल दिया है इतना, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट पूछा है, G स्टार इज इक्वल्स टू L/A। ठीक है, बराबर क्या होता है, R इंटू कप्पा। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1500 ओम, और कंडक्टिविटी कितना हो गया, 0.00, कप्पा दिया है ना, कप्पा सॉरी, कंडक्टिविटी इज 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर है? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन इतना है, लैम्बडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा अपॉन सी। सॉरी, तो 138.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय, कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल, तो लैम्बडा एम में दिया है 138.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कप्पा का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1.5 मोल पर लीटर। तो यहां से कप्पा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आए वो आंसर। ठीक है बच्चों, बोलो सर आपने तो फटाफट उड़ा दिया, ये कैलकुलेशन आप ही कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो डिपेंड कर रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे। थोड़ा सा सर्दी होने के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया है मामला, है ना, बट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो अगला पार्ट रहेगा, इसमें हम वेरिएशन देखेंगे कि किस तरीके से जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करें तो उनमें क्या चेंज आता है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है, और फिर वहां पे कोलराश लॉ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे और लेक्चर्स के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।